सो हियर वी आर कैपेसिटेंस। तो देखिए सब टॉपिक वाइज भी वेटेज देख लेते हैं, टोटल भी देख लेते हैं। जेई में क्या रहती है कैपेसिटेंस की वेटेज 3% के आजू बाजू रहता है। ऑलराइट, और जरा समझ लीजिएगा 30 का 3% मतलब कि कितने सवाल हो जाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि 30 सवाल आते हैं तो ये 3% का मतलब कितना हुआ। ऑलराइट, 30 into 3/100, सो दैट वुड बी लाइक 0.9, मतलब कोई एक आध सवाल कैपेसिटेंस का आ जाता है ऑन द एवरेज। ये चीज़ है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि 4 सवाल आ जाएंगे। और इसी तरह से 2022 में थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया था। जनरली आरसी सर्किट जिसमें बच्चे कई बार ज़्यादा परेशान होते हैं उसके सवाल कम ही आए हैं। ज़्यादातर सवाल जो है वो आप देखेंगे बेसिक्स मतलब कि क्या, बेसिक्स मतलब कि सर्किट के जो सवाल होते हैं वो, या फिर एनर्जी के फॉर्मूले, सीरीज पैरेलल, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा है। और सेकंड आप देख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर भी ठीक ठाक सवाल आ जाते हैं 2020 को छोड़ के। ठीक है, तो ये जनरली इस तरह का वेटेज है। सो लेट्स बिगिन। थ्योरी हमने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी है। थ्योरी का प्रॉब्लम ये होता है कि कोई टॉपिक में थ्योरी होती ही ज़्यादा है तो फिर हमें शॉर्ट नोट्स में वो थ्योरी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है। लेकिन आप क्वेश्चंस के बेसिस पे यदि आप जल्दी में हैं तो आप तुक्का मार सकते हैं कि वाली थ्योरी बहुत यूजफुल लग नहीं रही है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ना आपको इसमें मिलेंगे शॉर्ट नोट्स में, ना साइड में। सो हियर वी बिगिन कैपेसिटेंस। तो कॉन्सेप्ट क्या है कैपेसिटेंस का? एक कंडक्टर को चार्ज कर दिया, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो जो प्रोपोर्शनल रेशियो है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ रहा है चार्ज देने पर, उसको हम लोग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस कह देते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन ये है, यूनिट फैराड है। ऑलराइट, और चार्ज से इंडिपेंडेंट है, समझिए C is Q by V। V में खुद Q की डिपेंडेंसी तो अल्टीमेटली सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी थ्योरी देख रखी है। यदि हमको एक आइसोमेट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया जाए तो उसका पोटेंशियल जैसे Q/4πε होगा, Q से डिवाइड किया, ये उसका कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, यदि किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उसके रिलेटिव परमिटिविटी लिख दीजिए। तो कैपेसिटेंस पर डिपेंड किया शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग मीडियम, और कोई और आसपास कंडक्टर है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यदि अपने दो कंडक्टर्स को पास में रख दिया तो फिर उसको कंडेंसर या कैपेसिटर कह देते हैं। वहां पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का निकालना होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने 2 प्लेट्स रख के दिखा दिए हमने, और फिर अपन ने उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर लिया और कैपेसिटेंस निकाल दिया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गई है। ऑलराइट, तो अगेन यहाँ पे चार्ज देके फील्ड निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के हमने दिखा दिया। फोर्स बिटवीन प्लेट्स में एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें नेट फील्ड नहीं लिखनी है, एक प्लेट की वजह से फील्ड लिखनी है, तभी एक प्लेट का दूसरी प्लेट पे फोर्स आता है। तो यहाँ पे फील्ड आधी आ गई क्योंकि एक प्लेट की फील्ड की वजह से दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं फोर्स कितना लगता है। पर यूनिट एरिया कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकाल रखा, तो यहाँ पर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, वो इतना आ गया, और Q/V कर दिया, तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। सेम चीज सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस में कर रखी है, फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाते हैं इनफाइनाइट सिलेंडर के, तो वो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकेंगे, तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, पर यूनिट लेंथ करके इधर आ जाता है तो 2πε0 लॉग ये बन जाएगा, और L से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपेसिटेंस बन गया। तो ये सब तीनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे हमने बता रखा है कि एज पे भी फील्ड होगी जो कि ऐसे जा रही होगी, बीच में बड़ी पैरेलल जा रही है, बट यहाँ जाके कर्व होनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब सीरीज में कैपेसिटर लगाएगा तो क्या होगा, सब पे चार्ज सेम होगा। इनफैक्ट जो कनेक्टिंग प्लेट्स है, देखिए 2 कनेक्टिंग प्लेट्स दिख रही है, तो इन कनेक्टिंग प्लेट्स पे आप देख सकते हैं कि चार्ज का सम इज कमिंग आउट टू बी 0, या -Q या +Q, तो 0 हो जा रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सम हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो सीरीज में 1/C वाला समेशन आ रहा है, जो कि रेजिस्टेंस से ठीक उल्टा है, वहां पे R1 + R2 आ रहा है। पैरेलल में लगाएंगे तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज अलग अलग हो जाएगा। सॉल्व किया इक्विवेलेंट के लिए तो अपना आ गया C1 + C2 + C3, तो ये भी फार्मूला पता होना चाहिए।
फिर एक वर्ड आता है कभी कभी ब्रेक डाउन वोल्टेज, अगेन मेंस में ये सब ज्यादा आता नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो इसलिए हमने थ्योरी थोड़ी सी अचानक दे दी। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब कि मान लीजिए इतने वोल्टेज पे वो कैपेसिटर की प्लेट्स जो है उनके थ्रू करंट फ्लो लग जाएगा, जो हम चाहते नहीं, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो उसके लिए बता रखा है कि यदि सीरीज में लगा रखे तो NV हो जाता है, पैरेलल में लगा रखे तो V रहता है। तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, पैरेलल वगैरह सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, तो जो सबसे कम वाला होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशंस करके दिखा रखिए इसी चीज की। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टार्ट। तो यहां पे क्या होता है, ये अरेंजमेंट है, लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, मतलब कि ये वाली प्लेट पे क्या बता रहे कितना चार्ज है, राइट। तो राइट प्लेट पे ऑफ 6 माइक्रोफैरेड कितना होगा। ओके, इसमें थोड़ा हमारी डिस्क्रिपेंसी है, हमारे हिसाब से आंसर जो है सेकंड वाला आ रहा है, राइट। और इन्होंने -18 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे आ रही है। देखिए यहाँ पे देखा लेफ्ट प्लेट पे -30, तो यहाँ पे +30, राइट, यहाँ पे +30, तो राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैरेड की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे माइनस आना पड़ेगा अब चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे 0 होना है, तो यहाँ -Q1, यहाँ -Q1 तो Q2, और यहाँ पे Q1 और Q2 होना पड़ेगा, राइट। और चूंकि ये पैरेलल में है इसलिए Q1/6 मस्ट बी इक्वल टू Q2/4, जहाँ पे Q2 + Q1 मस्ट बी इक्वल टू 30, क्योंकि एक्चुअली ये -Q1 - Q2 + 30 0, -Q1 - Q2 ऐसा -Q2 ये था, तो इसको अपन उठा के इधर रख दिया, 0 होना पड़ता है इन तीनों पे चार्ज। तो इसको यदि अपन सॉल्व करते तो आप देख सकते हैं राइट प्लेट पे जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर, और उसकी वैल्यू इस रेशियो से आप पुट कर दीजिए तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो पर इन्होंने आंसर यही दिया था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। तो 3 कैपेसिटर्स है connected as shown in figure, find the ratio of charges C1, C2, C3 respectively, ठीक है। तो क्या रेशियो होगा चार्जेस का इनके ऊपर, ये सीरीज में, ये पैरेलल में, तो ये पूछा गया यहाँ पे। अगेन इन दोनों पर नेट चार्ज की वैल्यू 0 कर दिया अपन ने, राइट। यहाँ पे जोड़ के पोटेंशियल का डिफरेंस लिख के और इसको अपन ने सॉल्व कर दिया, तो अपने को पोटेंशियल आ गया D, मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया। एक बार इस पॉइंट का पोटेंशियल आया तो इस पे चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज है C1 भी, तो आपको मस्त रेशियो निकल के आ गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई करें। देखिए कितना इजी सवाल है। 2 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ा तो कितना हो गया C/2, पैरेलल में जोड़ा तो कितना हो गया 2C, मल्टीप्लाई से हो सकता है, राइट। तो रेशियो हो गया 1:4। चलिए एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि C कैपेसिटर है तो उसको B बैटरी से लगाएंगे। बेसिकली देखिए फॉर्मूला तो Q²/2C है। अब पोटेंशियल यदि अपन ने V लगा रखा है तो Q रख दिया CV, तो फॉर्मूला आपका CV²/2 बन जाता है, ठीक है। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। यदि अपन ने 2 कंडक्टर्स को कनेक्ट किया तो पहले एनर्जी कुछ और थी, लेकिन बाद में जब एनर्जी निकालते हैं थोड़ी सी कुछ और आती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। तो इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज के बराबर कर दिया और कॉमन पोटेंशियल अपन ने निकाल दिया 2 कैपेसिटर्स का, तो अपन को नई एनर्जी आ जाएगी। तो पूरी कैलकुलेशन कर रखी है कि 2 स्फेरिकल कैपेसिटर्स थे, उनको यदि अपन ने कनेक्ट कर दिया तो पहले और बाद की एनर्जी का डिफरेंस निकाला और अपन ने देखा ये एनर्जी का लॉस आ रहा है फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर को यदि कनेक्ट किया है, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन। तो देखिए 60 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, फुली चार्ज बाय 20 वोल्ट सप्लाई। तो इट इज then disconnected on the supply and is connected to another uncharged 60 picofarad capacitor parallel. There should be energy that is lost in the process. वही सब करना है। तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c। अब कनेक्ट कर दिया सिमिलर कैपेसिटर से, तो q बाय 2 हो गया चार्ज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम कैपेसिटेंस। तो अब की बात q बाय 2 का स्क्वायर बाय 2c, लेकिन 2 है तो इनटू 2, इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये एनर्जी का लॉस आ गया। कितना एनर्जी पहले था, इतना एनर्जी के बाद फाइनल है, वैल्यूज पुट करी तो लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हो अनदर अनचार्ज एनर्जी कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस, सेम सवाल है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, डेटा डिफरेंस है, सेम टू सेम सॉल्यूशन एनर्जी लॉस का। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया, पहले इसको चार्ज किया टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट से किया कनेक्ट। देन द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को बाद हटा दिया एंड इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर C2 ऑफ 8 माइक्रोफैराड। द चार्ज ऑन C2 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, पैरेलल के अंदर था, तो इसके ऊपर का चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ पार्ट, ताकि दोनों का पोटेंशियल हो जाए इक्वल। ये यहां किया गया। ठीक है, next question. Effective capacitance of parallel combination of two capacitors C1 and C2 is 10 microfarad. When these capacitors are gradually connected to voltage of 1 volt, the energy stored in the capacitor C2 is this 4 times that of C1. These capacitors are in series, their effective capacitance will be. देखिए क्या किया, पैरेलल में 2 कैपेसिटर लगाए तो इतना आ रहा है, इंडिविजुअली कनेक्ट किया 1 वोल्ट के सोर्स पे, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 is 4 times that of C1. ये एक सेकंड इंफॉर्मेशन है, हाफ CV स्क्वायर से निकाला अपन ने, तो इससे पता पड़ गया ये कैपेसिटेंस 4 टाइम्स है और दोनों का सम 10 आ रहा था, पैरेलल में लगा रखा था। तो इसको सॉल्व किया अपन, दोनों का एनर्जी कैपेसिटेंस मिल गया, फिर सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा दिया और यू हैव योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस R1 becomes n times when it is enclosed by a concentric conducting sphere of radius R2 connected toward the ratio of the radii। पूछा है कितना होगा, राइट? तो देखिए कैपेसिटेंस आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर कितना होता है, अदर में एनक्लोज कर दिया अपन ने, नए का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया, निकाल लिया, ये वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पे, n टाइम्स हो गई है, पुट किया यहाँ पे, सॉल्व कर लिया, रेशियो आ गया। ये पूछा ना यहाँ पे रेशियो ऑफ द रेडियस, तो आंसर becomes 1 n। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical thin metal plates are charged Q1 and Q2 respectively such that, ट्राई कर लीजिए, the plates were brought close, तो 2 identical metal plates से charged Q1 and Q2 respectively, Q1 की वैल्यू Q2 से बड़ी है, the plates were brought close to each other to form a parallel potential C। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों के ऊपर अपन को चार्ज अलग अलग दे रखा है। देखिए अभी तक जो अपन सवाल करते हैं वहाँ पे इक्वल अपोजिट चार्ज देते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट चार्ज दे दिया है, राइट? तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, इस पे चार्ज दिया आपने Q1, इस पे चार्ज दिया Q2, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड को D से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सॉल्व कर लीजिए Q1 माइनस Q2 बाय 2 से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, एक पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइलेक्ट्रिक की, इसमें थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा लिखी हुई है, ये आप जरूर पढ़िएगा, बहुत काम की थ्योरी है, मैं इसमें से जो काम की बातें वो लूंगा, कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ी सी हो सकता है अवॉइड कर ले। तो कोई भी जो इंसुलेटर्स होते हैं नॉन कंडक्टर, उनको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है कि कौन सी फील्ड पे उसके अंदर आयनाइजेशन हो जाएगा, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये वो फील्ड है जिसपे अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है,
फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर मटेरियल जैसे कि वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3, ये सब पोलर। ओके, इन पोलर में क्या होता है कि इनका अलाइनमेंट जो होता है वो फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। डाइपोल पहले से बना होता है, ठीक है, तो ये ऐसा अलाइन हो जाता है, जिस तरफ आपकी फील्ड लगी उसके हिसाब से अलाइन होगा। और फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी है। और इस फील्ड की कमी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पोलराइज हुए मॉलिक्यूल्स उन्होंने फील्ड प्रोड्यूस करी अपोजिट डायरेक्शन में, देख सकते हैं आप, राइट। तो इससे अपन चार्ज भी निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेट के अंदर क्या होगा, ये पार्शियली फिल किया है तो इसके ऊपर देखिए बार बार सवाल आते हैं, तो मतलब बार मतलब जब भी एक आध बार सवाल आता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, मैं जबरदस्ती सुपर एक्सरसाइज नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। तो इसमें भी मान लीजिए अपन ने इतने इलाके में इंट्रोड्यूस किया, 3 इलाके में, तो क्या होगा, तो देख लीजिए भाई, इधर फील्ड कुछ और होगी D-T के जोन में और T वाले जोन में कुछ और होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बेसिक से भी आप निकाल सकते जाते हैं। तो ये आपका नया कैपेसिटेंस आ गया, और फॉर्मूला याद करना है, कैसे याद कर लीजिए। फुली भरा हुआ है तो T को T रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। कंडक्टिंग स्लैब से भर देंगे तो फिर वहां पे तो रिलेटिव परमिटिविटी आपके इन्फिनिट टाइप्स हो जाएगी, यही समझा रखा है इसके अंदर, ठीक है। फील्ड 0 हो जाती है, ओके। तो डिस्टेंस एंड डिवीजन बाय डाइलेक्ट्रिक अब अलग अलग से भर दिया तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट के अंदर सीरीज के हिसाब से निकाल दिया, एरिया डिवाइड कर दे, वहां पे अपन ने ऐसे डिवाइड किया था, यहाँ पे अपन ने एरिया डिवाइड किया, आधा एरिया से भरा, आधा एरिया से भरा, फिर पैरेलल जैसा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला निकाल दिया। स्पेशल केस में निकाल रखे, ये फोर्स का फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा कि भाई इतना फोर्स लग रहा होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है। तो किस पे लग रहा होता है फोर्स, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे लग रहा होता है, अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ये उसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं भी समझ पाए, ये फॉर्मूला शायद जरूरत पड़े पर याद रख लेंगे तो बुरा नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, the gap with 3 directly of equal thickness, ठीक है, with directly constant this, the directly constant of a material which then fully inserted gives same capacitance। तो बोले इनकी जगह पे क्या पुट कर दे कि सेम आ जाए कैपेसिटेंस, ये यहाँ पे बोल रहे थे। पहले तो इसका निकाल लेंगे अपन कितना आ रहा है, तो एरिया का डिवीजन है, आप देख सकते हैं, तो A/3 करके और K एप्सिलॉन नॉट करके ये निकाल दिया अपन ने, इसको K एप्सिलॉन नॉट A/D कर दिया तो K की वैल्यू आ जाएगी, खत्म हो गया सवाल, 4 आ जाती है। इसको सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आया था ये। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट जो x के साथ वेरी कर रहा है, x द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी सिस्टम कितना होगा इस सवाल के अंदर, ये इसमें पूछा जा रहा है, मतलब x के साथ वेरी कर रहा है कैपेसिटेंस ऐसे, ओके। तो k वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, x दूरी पर dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, और ये सीरीज के अंदर हमने चल रहा है, तो सीरीज के अंदर के हिसाब से मैंने इस छोटे से का कैपेसिटेंस लिखा और 1/c करके या 1/dc करके इंटीग्रेट कर दिया। थोड़ा टफ सवालों में था उस साल के, और राइट ये वो 90% के बियॉन्ड वाला सवाल है जो मैं जनरली लेता नहीं। तो इंटीग्रेट किया एंड हियर वी हैव दिस, ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन नहीं है कैपेसिटेंस का, बार बार कह रहा हूँ, जनरली जो सवाल आए हैं 95% ऑफ टाइम्स वो बहुत ईजी बात है, राइट। फिर से याद दिला दूं, हमको हर टॉपिक नहीं पूरा करके जाना, ऐसा करके जाना है कि उसका कोई भी सवाल आ जाए तो हमसे हो जाए, डोंट नीड दैट, है ना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन करना है, ओके। पैरेलल प्लेट
capacitor is area this, separation this, the space between plates is filled with this plus, dielectric constant this, the resultant capacitance of the system is this. तो ये आपको पूछा कितनी आएगी, देखिए तो इसमें क्या किया, सेपरेशन है 10 मीटर, ऑलराइट, लेकिन 5 मीटर की जगह पे भरा गया डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट, तो रिजल्ट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो हमने पार्शियल वाला तो फॉर्मूला भी ऊपर ड्रा किया था, नहीं तो बेसिक से खुद भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपना 10 मान लीजिए सीरीज में, यहाँ पे 1 मान लीजिए, दोनों का कैपेसिटेंस लिख के सीरीज में लिख के छोड़ दीजिए, आपको याद नहीं हो तो फिर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक, ट्राई कर लिया होगा आपने। तो 2 कैपेसिटर each having capacitance 40 microfarad in series, the space between one of the capacitors filled with dielectric material is such that equivalent capacitance of the system becomes this। तो क्या करेंगे, 40 माइक्रोफैराड थे, सीरीज में कनेक्ट कर रखा था, अब क्या किया अपन ने, एक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कर दिया, सिस्टम की वैल्यू 24 माइक्रोफैराड आ गई, राइट। तो ये क्या हो गया, नया फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, 1/c को जोड़ेंगे तो c × c / c + c आता, तो k आ जाएगा वहां पे, तो kc / k + 1, इसको 24 किया, k करे सॉल्व किया, आंसर आ गया 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये वोल्टेज रेटिंग बोलते हैं तो वोल्टेज रेटिंग वही है ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि ये कैपेसिटर 500 वोल्ट की वोल्टेज पे टूट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखी है, प्लेट का एरिया दे रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा यदि उसका कैपेसिटेंस इतना है, राइट। तो देखिए एरिया ऑफ प्लेट दे दिया अपन को, E max दे दिया, ठीक है, कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन नॉट A/T, ये पुट किया अपन ने यहाँ पे और K के लिए सॉल्व कर दिया, 500 वोल्ट का मैक्सिमम वैल्यू था और फील्ड था उससे सेट, तो उससे निकल गया D, और ये आपने सॉल्व करके K का वैल्यू निकाल लिया 8.5। नेक्स्ट, तो आपने ट्राई कर लिया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का इसमें प्लेट्स के बीच में, एट व्हाट लेंथ ऑफ द स्लैब इनसाइड विद द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में 2 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, पूरा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, जब कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस किया है तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 + C2 किया अपन ने पैरेलल में, डिस्टेंस तो D है पर एरिया तो कुछ फ्रैक्शन ही रहेगा ना, तो इस कैपेसिटेंस के हिसाब से अपन ने, अब एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो अपन को डबल कर देंगे, क्योंकि चार्ज तो Q2 सॉरी एक मिनट, किसी पोटेंशियल V से is being corrected, this energy stored in the 2 times the initial energy stored, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्टेड तो फॉर्मूला हो गया ½ CV², तो इसका मतलब एनर्जी डबल करने के लिए कैपेसिटेंस डबल करना है, तो अपन ने कैपेसिटेंस को डबल कर दिया, आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं RC सर्किट की, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो इसमें क्या होगा, when a capacitor resistance battery and K is connected in series और K को क्लोज कर दिया तो ये चार्जिंग हो जाती है, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो इस तरह से रिलेशनशिप आ जाती है। इस पर्टिकुलर टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, जब इतनी वैल्यू हो जाती है, सब चीजें आपको थोड़ा सा याद रख सकते हैं या डेरिवेशन या फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप याद ही रख लीजिए कि क्यों कैसे मैंने करता है, ऑलराइट। अब ये क्या चल रहा है, इस तरफ डिस्चार्जिंग का केस चल रहा है, यहाँ बैटरी नहीं है, ऑलरेडी चार्ज से इसको कनेक्ट किया, तो अब ये चार्ज भाग के इधर जा रहा होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, उसके लिए फॉर्मूला निकाला तो ये चार्ज का फॉर्मूला आ गया, और इसको हमने साथ साथ यूज किया, करंट का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे करंट का फॉर्मूला देखिए कुछ आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ऑलराइट। पोटेंशियल के फॉर्मूले अपन चाहे तो वो भी याद कर सकते हैं, बट काफी है। सो दिस इज अवर RC सर्किट, जिसके बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है, यू गो थ्रू दिस वंस एंड विल डिस्कस। तो इसमें क्या होगा, सवाल में AC सोर्स लगाया, स्क्वायर वेव जनरेट करता हुआ आउटपुट वेव का पैटर्न देख रहे हैं, इसके ऊपर कैपेसिटर पे क्या होगा। AC का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है, मतलब पोटेंशियल वैल्यू मेंटेन रखा फिर 0 हो जाता है, तो अब इसमें से कौन सा आना चाहिए ये आपको बताना है, राइट। तो बेसिकली कहना क्या है कि T1 से T2 तो आपका चार्जिंग हो रहा होगा, तो पहले तो आएगा चार्जिंग का ग्राफ और फिर आएगा डिस्चार्जिंग का ग्राफ। So इस बेसिस पे you can give your answer, ठीक है। This is another question RC सर्किट का। अब इसमें ध्यान दीजिए, ट्राई कर लिया आपने तो
स्टेडी स्टेट में पूछा है चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। राइट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा कि इसमें अब करंट की वैल्यू चेंज होना बंद हो गई है, करंट की वैल्यू इनफैक्ट जीरो हो गई है, चार्ज की वैल्यू चेंज होना बंद हो गई है, क्योंकि तभी तो स्टेडी स्टेट है, इसमें चार्ज नहीं हो रहा होगा था। तो उस केस में तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, बस यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा ये निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। यही इन्होंने किया है, 10 और 8 में सार किया, इससे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके अक्रॉस, V अक्रॉस 110 वोल्ट। राइट, ये V अक्रॉस निकाल लिया अपन ने, अब वही इसके अक्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया कैपेसिटेंस, चार्ज की वैल्यू होगी। सो एज यू कैन सी ये सारे पोर्शन में जनरली सवाल बहुत आसान आते हैं, एक आध सवाल टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, उसके बेसिस पे प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। यदि आपने इजी इजी चीजों पे अपना 90% ध्यान दे लिया तो टफ 10% चीजें के लिए 10% ही ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका 10% ही वैल्यू रहता है, और 90% सही करके आ गए अपन ठंडे दिमाग से तो बहुत अच्छी रैंक या परसेंटाइल आ जाएगी। थैंक यू।